हम लोग कल सल्तनतकालीन समाज कह रहे हैं अर्थव्यवस्था पे ऑलमोस्ट बात कर चुके थे। ध्यान है ना सभी को? अर्थव्यवस्था पे ऑलमोस्ट बात कर चुके थे। क्या क्या बात हुई थी हमारी? सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ, ठीक, शिल्प के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ। हमेशा पुरानी व्यवस्था से कनेक्ट करके पढ़ना है कि इसके पहले हमने अर्थव्यवस्था कब पढ़ा था, तो पूर्व मध्यकाल में। उस समय की अर्थव्यवस्था की तस्वीर क्या थी, उसकी तुलना में क्या बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो कड़ी बनी रहती है अर्थव्यवस्था की। ऐसे कड़ी बनते बनते अंग्रेजों ने भारत को कहां छोड़ा, फिर नेहरू जी ने क्या किया, फिर इंदिरा जी ने क्या किया, ऐसे करते करते मोदी जी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक सिस्टम अंडरस्टैंडिंग है, सिस्टम है, ऐसे पढ़ा ही जाता है, ऐसे ही समझ बनाई जाती है। ठीक है, धीरे धीरे पता चलेगा रही तुम पहुंच गए वर्तमान समय में। ठीक है, बात करते करते, है ना। तो ये वाला पॉइंट तो एक्सप्लेन कर दिया था आपको, है ना। शिल्प में, व्यापार में भी कुछ बात हमने कर ली थी आपसे। एक कॉन्सेप्ट है व्यापार का, भारत से तय है कि निर्यात इन चीजों का होना ही होना है, कुछ चीजें भारत में आयात होनी ही होनी है। ठीक है, और सिक्कों के बारे में भी हमने कुछ बात कर लिया था कॉन्सेप्चुअली कि सिक्का का प्रचलन है। अब अलाउद्दीन खिलजी तक आते आते ज्यादा प्रचलन हो जाएगा जब वो नगद वेतन देना शुरू कर देगा लाखों की संख्या में सैनिक को। इसका मतलब सिक्कों का ज्यादा प्रचलन हो जाएगा उस काल तक आते आते, अलाउद्दीन खिलजी के काल तक आते आते। कुछ कुछ नाम वगैरह भी सिक्कों में हमने ले लिया था जो याद रखना पड़ सकता है हमें ऑब्जेक्टिव के लिए। और चूंकि ये जो आए थे बाहर से, जहां भी रह रहे हैं ये ग्रुप में रह रहे हैं। जो सुल्तान है उसकी पूरी टीम रह रही है, किसी को प्रांतपति बना रहा है वो उसकी पूरी टीम रह रही है। यानी जो एकता है, एकता का मुख्यालय है, या पूरे सल्तनत का जो केंद्र है, राजधानी है, मान लीजिए दिल्ली है। ठीक है, तो ये सब पूरी टीम रह रही है ना वहां पे। तो जहां वो रहेंगे वहां पे आप देखोगे प्रशासनिक कार्यालय, आवासीय भवन, ठीक है, आम लोगों की रहने की जगह, शिल्पों की, व्यापारियों की रहने की जगह, ये सारी चीजें आपको दिखनी शुरू। कहने का मतलब फिर से एक बार शहरीकरण की प्रक्रिया आपको दिखाई, एक परिवर्तन। शहरीकरण हमने पहले भी समझाया कि एक प्रक्रिया होती है, चलने वाली बात होती है, ऐसा नहीं होता घटना है। हम दिल्ली में देखेंगे आप, इतना सारा विस्तार है अभी, ये सब एक समय गांव हुआ करता था, विशुद्ध गांव। आज भी गांव है बट विशुद्ध गांव हुआ करता था। और यहां से लोग जब कहीं जाते थे किसी इलाके में तो लोग कहते थे हम शहर जा रहे हैं। ठीक है, ये तो कानो सुनी बात है किसी दौर की। चुनाव के दौरान कैंपेन करने हम लोग आया करते थे इस क्षेत्र में अपने कॉलेज के दिनों में। ठीक है, तो जब आते थे तो अच्छा भाई शहर से आया है ये। ठीक है, तो जो पुराने, उस समय जो पुराने जमाने के लोग थे वो कहते थे शहर से आया है ये। ठीक है, बच्चों को कहते थे शहर जा रहा है, ठीक से जाना। तो मतलब इसी की बात करें, जो पूरा अर्बन एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन तो अपने आंखों से देखा है कि एक्सपेंशन कैसे होता है किसी भी शहर में। तो धीरे धीरे एक्सपेंशन होता रहता है। दिल्ली तो कई चरणों में डेवलप हुआ है। ठीक है, वो भी पढ़ लेंगे अभी हम लोग कैसे कैसे डेवलप हुआ है दिल्ली के बारे में, है ना। तो इसको तीसरे शहरीकरण का काल भी माना जाता है। कॉन्सेप्ट पुराना ही, शहरीकरण गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी, जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, प्रशासनिक वर्ग होगा वहां पे। आप देखोगे बाजार होंगे, व्यापार शिल्प का केंद्र होगा, शिक्षा धर्म का केंद्र होगा। ये सब शहर की खासियत होती है। खेती के अलावा बाकी काम होते हैं वहां पे। ये बात मैं हड़प्पा में भी आपको बता चुका हूं, ये बात मैं बुद्धकाल में भी आपको बता चुका हूं, ये बात अभी मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, तीसरे शहरीकरण। ठीक है, तो हम जहां थे उससे आगे लिखिए आप उसको जरा, लास्ट पॉइंट लिखें कि विभिन्न कारणों से सल्तनत काल में, विभिन्न कारणों से सल्तनत काल में शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसे तृतीय शहरीकरण भी कहते हैं। इसे तृतीय शहरीकरण भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम थर्ड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं।
लिखें आप कि नए शासक वर्ग का शहरों में रहना, नए शासक वर्ग का शहरों में निवास, कौमा प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र, गतिविधियों का केंद्र, कौमा शहरी वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए, शहरी वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार एवं शिल्प का विकास, विकास, भू कौमा देख लिखेंगे, भू राजस्व का, भू राजस्व का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ प्रवाह, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ प्रवाह, कौमा खाद्यान्न का व्यापार, खाद्यान्न का व्यापार, प्रवाह के बाद लिखेंगे आप खाद्यान्न का व्यापार, कौमा अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन, कौमा धार्मिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों, शैक्षणिक गतिविधियां इत्यादि, इत्यादि शहरों के विकास का कारण बना। पढ़ने के दौरान आपको जो भी, जैसे दिल्ली का नाम आ रहा है मान लो, या आगे चल के आगरा, सिकंदर लोदी के समय आगरा की हम लोगों ने बात की, लाहौर का बार बार उल्लेख आएगा, ठीक है। ऐसे करके देखोगे आप बंगाल में लखनऊती का उल्लेख, जो जो जहां जहां आएगा ना, बदायूं है, मान लेना वो सब उस दौर के शहर हैं, ये सब उस दौर के शहर हैं। धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट, अजमेर का नाम आएगा, है ना। तो जैसे अब धार्मिक कारण में दो बढ़िया एग्जाम्पल है, तीन एग्जाम्पल है। अजमेर पहले से भी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है, बट मोइनुद्दीन चिश्ती जब वहां पे रहने लगते हैं और फिर बाद में उनका दरगाह बनता है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो तीर्थ यात्रा का केंद्र बन जाता है। अजमेर की आज सबसे बड़ी पहचान क्या है, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, ठीक। तो धार्मिक कारणों से भी तो अजमेर का विकास हुआ, विस्तार हुआ। दिल्ली में आप देखोगे अलग अलग दिल्ली के इलाकों में अलग अलग शहरों ने इमारतें बनवाई हैं, बट एक बड़े संत थे निजामुद्दीन औलिया, आज निजामुद्दीन स्टेशन भी है, निजामुद्दीन औलिया जहां रहते थे वहीं पर उनका दरगाह बना, और आसपास के इलाकों में अच्छी खासी आबादी रहने। तो एक शहर में क्या होता है, धार्मिक कारणों से उसका विस्तार हो जाता है, शैक्षणिक कारणों से, देखो शिक्षा का बड़ा केंद्र जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, ये सब अपने आसपास काफी सारे डेवलपमेंट को समेट लेते हैं। आईआईटी का जो इलाका है दिल्ली में, आप देखेंगे आप, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज अब तो शिफ्ट हो गया रोहिणी की तरफ, डीटीयू जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, पहले दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज कहते थे उसको, ठीक है। तो शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र हैं, तो शिक्षा के कारण, ठीक है, धर्म के कारण, उद्योग के कारण, या कोई शिल्प के कारण, या प्रशासन के कारण, या कोई और स्पोर्ट्स के, मतलब अलग अलग कारण हो सकते हैं। अलग अलग कारणों से मिलकर के शहरों का विस्तार, शहरीकरण चलते रहते। शहर का मतलब गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी, जनसंख्या घनत्व अधिक, नियोजित मकान हो सकते हैं, बड़े बड़े मकान हो सकते हैं, प्रशासनिक कार्यालय हो सकते हैं, शासक वर्ग होंगे। जैसे हम कहते हैं शहर, तो कोई भी शहर देखिए, आप अपने शहर को याद कर लीजिए आप, व्यापार शिल्प का केंद्र होगा, आधारभूत ढांचा बेहतर होगा। शहरों की क्या विशेषताएं हमें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें, कॉमन बातें होती हैं। हड़प्पा में 40,000 50,000 की आबादी वाला बहुत बड़ा शहर माना जाता था। खान सर एक ही बैच में 50,000 स्टूडेंट को पढ़ा देते हैं,
मतलब पूरे एक शहर को पढ़ा देते हैं। 40,000 42,000 आबादी थी तो बहुत बड़ा शहर माना जाता था। वो जो फाउंडेशन बैच लेते सुनते हैं उसमें 15-20,000 तो बच्चे ऑफलाइन बैठते हैं और ऑनलाइन मिला के 50,000 1 लाख हो जाते हैं उसमें। हड़प्पा के कई शहरों को तो वो एक साथ पढ़ा लेते हैं। तो समय सापेक्ष होता है। अब आज आबादी 140 करोड़ है, ठीक है, कहीं भी थोड़ा खाली दिखता है तो आपको लगेगा हाँ थोड़ा खाली सा है, वरना हर जगह तो सिर दिखाई पड़ता है शहरों में। हेड काउंट करना तो अब अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो शहरों में भी बदलाव, पहले क्या था, एक तरह से ग्रामीण समाज हो गया था पूर्व मध्यकाल, फिर से गांवों के साथ साथ शहर थे, तटवर्ती इलाकों में कुछ शहर हैं, कुछ धार्मिक जैसे बनारस का महत्व बना हुआ है। एकदम से वीरान जैसा नहीं हुआ कि हड़प्पा में शहर वीरान हो गए, नहीं, शहर थे, कम थे शहर, ठीक है, संख्या कम हो गई थी, बट फिर भी तटवर्ती इलाकों में व्यापार वाले ताम्रलिप्ति तो था ही, कुछ धार्मिक स्थल थे जिसका महत्व बना हुआ था। तो ऐसा नहीं कि एकदम से वीरान हो गया था। दक्षिण भारत में तो बहुत सारे शहर थे उस समय पूर्व मध्यकाल में। तंजौर है, गंगैकोंड चोलपुरम, मान लो जहां जहां मंदिर बन रहे हो सब शहर ही तो है। महाबलीपुरम है, कांची है, ठीक है, जहां जहां आपको साक्ष्य मिल रहे हैं वो सब शहरों, वहां आबादी अच्छी खासी है, ठीक है। उत्तर भारत में थोड़ा कम दिखेंगे आपको, तो संख्या फिर बढ़ने लगेगी। क्यों बढ़ेगी तो उसका रीजन हमने पहले समझा भी दिया, आपको लिखा भी दिया। शहरों की विशेषता और शहरीकरण के कारण मिलते जुलते होते हैं, बस प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है उसका। इस तरह के प्रश्न कभी भी मेंस में आ सकते हैं, ठीक है। तो तुर्कों के आने के बाद आर्थिक जीवन में अब इसी में क्या होगा, थोड़ा सा रफ्तार बढ़ेगा। मुगल काल में थोड़ा और रफ्तार होगा। मुगल काल में यूरोपियन बड़ी संख्या में आएंगे व्यापार करने के लिए, सब पुर्तगाली और अंग्रेज ये सब आएंगे, डिमांड बढ़ेगा उस समय, शहरों की संख्या भी बढ़ेगी उस समय, शहरीकरण का विस्तार भी होगा उस समय मुगल काल में, ठीक है। अंग्रेजों के समय थोड़ा और डेवलपमेंट होगा, कुछ नए शहर भी बनेंगे, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जहां जहां अंग्रेज, ऐसे करते 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 सारे शहर आज भी हमारे जीवन में पुरानी यादों को अपने साथ लेकर, जिस शहर को जाइए आप देखिए जितना पुराना शहर है, शहर का अलग अलग हिस्सा अलग अलग दौर की कहानी बयां कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे थर्ड का फ्लो बनता चला जाएगा। तो गुप्तों के बाद एक बार डाउनफॉल वाला ट्रेंड आया था, शहरों में संख्या कम हुई थी, और फिर उसके बाद एक बार फिर भागना शुरू होगा शहरों की संख्या। तो फिर ये सामाजिक क्षेत्र में लिख लें आप, आर्थिक क्षेत्र हो गया आपका, लिखे सामाजिक क्षेत्र, सल्तनत कालीन समाज, सल्तनत कालीन समाज, पीछे आप समाज आपको याद होगा तो हम लोग हमेशा वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, छुआछूत, दास प्रथा, महिलाओं की दशा, खान पान, परिवार, शिक्षा, मनोरंजन, धर्म, आवास, ठीक, ये सारी बात कर रहे थे हम लोग। भाषा वगैरह भी इसमें आ जाता है, भाषा लिपि वगैरह भी, है ना, ये सब सोसाइटी का अंतिम संस्कार वगैरह भी सब उसका पार्ट था। तो जो देखो वो सारी चीजें तो आज तक हमारे जीवन में, हम वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, छुआछूत, चलो दास प्रथा हटा दो, ठीक है ना, एक दौर बदला हुआ है, परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, खान पान का कॉन्सेप्ट है, तो आज भी हमारे जीवन में है। तुर्कों के आने के बाद सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, पुरानी सारी विशेषताएं जब आज तक चली आ रही हैं, तो मध्यकाल में भी रहा तभी तो चली आ रही हैं आज तक, ठीक है। लिखें आप जरा, पहला पॉइंट लिखें, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मुख्यतः 3 संप्रदायों या धर्मों का समाज पर प्रभाव था। समाज पर प्रभाव था हिंदू, मुस्लिम एवं जैन, हिंदू, मुस्लिम एवं जैन, ठीक है। 3 संप्रदायों का प्रभाव था, हिंदू, मुस्लिम एवं जैन, ठीक है।
इसी में लिखें आप। अगला पॉइंट, हिंदू समाज को देखें तो लगभग पूर्व मध्ययुगीन विशेषताओं से युक्त था। पूर्व मध्ययुगीन विशेषताओं से युक्त था। युक्त था जैसे वर्ण व्यवस्था, कौमा जाति प्रथा, छुआछूत, दास प्रथा, महिलाओं की दशा में गिरावट, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, कौमा विधवाओं की दयनीय दशा, इत्यादि। ठीक है, विधवाओं की दयनीय दशा इत्यादि, जो सब हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे ही चला आ रहा है। ठीक, इसमें आप बहुत ज्यादा बदलाव है ना। इसी में लिखें, इस्लाम के प्रभाव में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इत्यादि कुरीतियों का प्रसार ही हुआ। ठीक है, इन सब का प्रसार ही हुआ इस्लाम के दबाव में, चूंकि आक्रामक शैली थी उस समय, जो आक्रमणकारी थे, कम उम्र में विवाह कर देना, ठीक है, और चार दीवारी के भीतर डर से भी, मतलब, ठीक है, तो वो सब एक खौफ बनने लगा था, पहले से था, उसका एक्सटेंशन ही हुआ। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ बड़ा बदलाव आपको नहीं दिखेगा, है ना। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें, इस्लामिक समाज में दो प्रकार के वर्ग दिखाई पड़ते हैं। अशराफ एवं अजलाफ। लिखेंगे, अशराफ के अंतर्गत तुर्क, अफगान, ईरानी, अरब इत्यादि क्षेत्रों के मुसलमान थे। ठीक है, देखिए, प्रशासन में इनका अधिक महत्व था। देखिए, तथा निम्न वर्गीय मुसलमानों से
निम्न वर्गीय मुसलमानों से दूरी बनाकर रहते थे। ठीक है, दूरी बनाकर रहते थे। दूरी बनाने का मतलब जैसे वैवाहिक संबंध कभी हो गया तो हो गया, वरना वैवाहिक संबंध से बचेंगे, साथ खान पान से बचेंगे। ठीक है, वो निम्न वर्गीय मुसलमान कहने का मतलब मोटे तौर पे भारतीय मुसलमान की बात हो रही है। अपवाद है, बट भारत के जो मुस्लिम हैं उनकी बात हो रही है। अब आप देखो ना, जब तक लोदियों का शासन नहीं हुआ, शासन पे तुर्कों का दबदबा, फिर अफगानों का प्रभाव आया, ईरानियों का सम्मान हमेशा किया गया। थोड़ा वो कल्चर के मामले में इस्लाम में समृद्ध माना गया, बेहतर माना गया है ईरान को। चाहे तुर्कों का दौर हो या मुगलों के समय में, तो ईरानियों का सम्मान बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, वहां की जो भी परंपराएं हैं, खान पान और रहने का, बोलने का सलीका वगैरह है ना, शिक्षा वगैरह, सबको बड़ा सम्मान की नजरों से देखा गया है। भारत में जो शासक रहे उन्होंने सम्मान दिया है लगभग। तो इस्लाम में वैसे तो समानता की बात है, सब एक हैं, नमाज एक कतार में खड़ा होकर अदा करेंगे, कोई भेदभाव की बात नहीं है। बट व्यवहार में अच्छे खासे भेदभाव हमें दिखाई पड़ते हैं। बाहर वाले भारतीय मुसलमानों का सहयोग तो लेते थे, बट उनसे दूरी बनाकर, तो उसमें भी आपको दिख जाएगा। यहां लिख लें आप ब्रैकेट में, लिखे इस्लाम में जाति प्रथा का प्रभाव भी भारत में देख सकते हैं। इस्लाम में जाति प्रथा का प्रभाव भी भारत में देख सकते हैं। ठीक है, एक इसी बात को दूसरी तरह से कह रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे मान लो मैं कोई एक जाति का हूं, सपोज एट एक्स, कोई भी जाति रख लीजिए आप हमारे, है ना। अब मैंने इस्लाम धर्म को अपना लिया, तो सबको तो पता है ना कि मेरी ये जाति है। तो जो उस जाति के साथ जो व्यवहार होगा, वही व्यवहार अगली पीढ़ी के साथ भी वही व्यवहार होगा। दुनिया के किसी भी देश में इस्लाम में जाति प्रथा नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि जाति प्रथा तो केवल भारत में है। ईरान में, उज्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, सीरिया में कहीं नहीं दिखेगी आपको, इराक में, अरब में। बट भारत में जो लोग इस्लाम आएंगे उसकी भी जातियां, तो ये इस्लाम का एक तरह से भारतीयकरण है। ठीक है भाई, भारत आओगे और भारत के रंग में नहीं रंगेंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जो हमने भेदभाव की बात की, दूसरे शब्दों में जाति प्रथा है। जबकि एक मामले में इस्लाम की चर्चा होती है कि नहीं, समानता, सब बराबर हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं व्यवहार में। तो एक जो अब नया बदलाव दिखेगा शासक वर्ग के साथ, वो आपको ये दिखेगा। इस्लाम मानने वाले भी दो सम वर्ग में दिखेंगे आपको, और जाति प्रथा का प्रभाव भी आपको उस पर दिखेगा ही दिखेगा। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें कि दास प्रथा का प्रचलन हिंदू एवं इस्लामिक दोनों समाज में था। दास प्रथा का प्रचलन हिंदू एवं इस्लामिक दोनों समाज में था। ठीक है, दोनों समाज में था। लिखें इस्लामिक समाज में, इस्लामिक समाज में शाही दास को बंदा, शाही दास को बंदा एवं सामान्य दास को बुर्दा कहते थे। सामान्य दास को बुर्दा कहते थे। सामान्य दास को बुर्दा कहते थे। शाही दास को बंदा एवं सामान्य दास को बुर्दा कहते थे। अब आप देखोगे, वैसे सल्तनत काल आपने पढ़ा है, तो आप देखिए दासों के बारे में, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, तीन तो दासियों के जो शासक हैं। जो शाही दास हैं उनकी राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका है, उच्च पदों पे उन्हें नियुक्त भी किया जा रहा है।
इसके अलावा उत्पादन कार्यों में भी वो इन्वॉल्व है। जो सामान्य दास है आमतौर पे सेवा या आर्थिक गतिविधियों में उन्हें, दास का मतलब संपत्ति, अब हम उसका जैसे चाहे इस्तेमाल करें हम, आमतौर पे दास सेवा के अर्थ में, सेवा के लिए किसी भी तरह की जरूरत है तो, जो समृद्ध परिवार के लोग होते थे, या फिर कुछ घरेलू कार्यों के लिए सेवा से जुड़ा हुआ, या किसी उत्पादन संबंधी गतिविधियों के लिए, खेती हो या कोई और काम हो। ठीक है, समझना, इसको लिखना नहीं है, बस एक आइडिया रहेगा कि हाँ दासों का प्रचलन दोनों समाज में। इवन दास प्रथा बहुत ज्यादा, क्योंकि इस्लाम में किसी क्षेत्र पे कब्जा करते थे तो लोगों को बंदी बनाकर दास बनाकर उसे बेच, दास बाजार का बहुत ज्यादा प्रचलन हो जाएगा। पहले उतना नहीं था जितना इस्लाम के आने के बाद, दासों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो एक ये पॉइंट जो हम देख सकते हैं, है ना। अगला लिखें आप, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस्लाम के आगमन के साथ खान पान एवं पहनावा में भी कुछ नए तत्व प्रचलित होते हैं, कुछ नए तत्वों का प्रचलन होता है। अब जैसे मांसाहार का प्रचलन ज्यादा होता है पहले की तुलना में, मांसाहार का प्रचलन पहले की तुलना में, और फिर उस तरह के बहुत सारे नए नए डिश वगैरह भी, जैसे एक बिरयानी नामक डिश सुनते होंगे आप, ठीक है, वो इस्लाम में ज्यादा पॉपुलर रहा है वो, ठीक है ना। और नॉन वेज के जो बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं व्यंजन के, ठीक है, हाँ कबाब, यस किसने बोला है, करेक्ट, करेक्ट है ना, जैसे कबाब है। अब अलग अलग दौर में कब आया, व्यंजन का एक इतिहास भी है, हमको तो बस संकेत करना है कि जैसे आपको पता होना चाहिए इस्लामिक शासक आया तो किस किस दिशा में चेंजेस हमें दिखेंगे, हमें बस डायरेक्शन पकड़ना होता, डायरेक्शन न छूट जाए। व्यंजन के इतिहास में भी नहीं जाना है हमको, पहनावे के इतिहास में भी नहीं जाना है। उसमें बहुत अच्छी किताब है भारत सरकार की, एक व्यंजन के इतिहास पे, पहनावे के इतिहास पे, ठीक, बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ है, कब कब कैसे प्रचलन हुए, है ना। ठीक है, तो ये तथ्य है कि बदलाव हुआ आने के बाद, ये एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट लिखें आप, देखिए भाषाई क्षेत्र में भी, भाषा के क्षेत्र में भी परिवर्तन देख सकते हैं। देखिए जैसे प्रशासन की भाषा के रूप में, प्रशासन की भाषा के रूप में प्रशासन की भाषा के रूप में फारसी का प्रचलन हुआ। फारसी, प्रशासन की भाषा के रूप में फारसी का प्रचलन हुआ, प्रचलन हुआ, कॉमा देखिए लिखें, इसमें लिखेंगे न्याय की भाषा के रूप में अरबी, न्याय की भाषा के रूप में अरबी तथा बोलचाल की भाषा के रूप में बोलचाल के भाषा के रूप में भारत में ही उर्दू की शुरुआत हुई। ठीक है, भारत में ही उर्दू की शुरुआत हुई। ठीक है, तो उर्दू स्टार्ट भारत से, फारसी और अरबी तो बाहर से आया है, उर्दू का स्टार्ट यहीं से हो रहा है। ठीक है, तो इस्लामिक शासक वर्ग के आने से भाषा क्षेत्र में भी आपको बदलाव या परिवर्तन दिखेगा। एक और पॉइंट लिख लें आप, लिखे धर्म के क्षेत्र में इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। लिखे
इस्लाम धर्म एवं सूफी संतों की गतिविधियों ने, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, इस्लाम धर्म एवं सूफी संतों की गतिविधियों ने ठीक है ना, गतिविधियों ने हिंदू धर्म को भी प्रभावित किया, हिंदू धर्म को भी प्रभावित किया। ये विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन में। तो यहां तक स्ट्रक्चर है कि कभी भी जैसे इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा तुर्कों के आने के बाद, इस्लाम के आने से क्या बदलाव। मेरे पास ना 7-8 पॉइंट ऐसे हो जिससे हम उत्तर लिखने की स्थिति में रहें, डायरेक्शन हो, ठीक है। ये इस स्ट्रक्चर में हम आपको बता रहे हैं समाज में क्या क्या नई चीजें जुड़ी है ना। अगला पॉइंट लिखें आप, नेक्स्ट। देखिए, स्थापत्य के क्षेत्र में भी विभिन्न नई विशेषताओं की शुरुआत हुई, विभिन्न नई विशेषताओं की शुरुआत हुई। लिखिए आप, जैसे लिखेंगे आप मीनार, गुंबद, मीनार, गुंबद, मस्जिद इत्यादि का निर्माण। मस्जिद इत्यादि का निर्माण, ठीक। एक और पॉइंट लिख लें आप, लिखिए मदरसा, मकतब, मदरसा मकतब नामक शैक्षणिक संस्थाओं की शुरुआत भी हुई, शैक्षणिक संस्थाओं का प्रचलन भी हुआ। शैक्षणिक संस्थाओं का प्रचलन भी हुआ, ठीक है। अच्छा, एक धर्म को छोड़ दिया जाए सूफी धर्म के कारण या इस्लाम को, बाकी ज्यादातर विशेषताएं आपको शहरों में दिखेंगे, ग्रामीण भारत में नहीं। बहुत बाद में जाकर के ग्रामीण भारत में दिखने लगेंगे, बहुत लेटर फेज, ठीक है। क्योंकि शासक शहरी था तो सारे मदरसा मकतब शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अपवाद स्वरूप ही चीजें दिखेंगी आपको। प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र, मदरसा उच्च शिक्षा, मकतब प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र, ठीक है। तो आपको ये सब परिवर्तन दिखेंगे इस्लाम के आगमन के बाद क्रमशः। कहां दिखेंगे आपको? समाज में बदलाव दिखेंगे आपको। धीरे धीरे क्या होगा आप देखोगे, आप जैसे इस्लाम के प्रभाव में हिंदू समाज में भी बदलाव दिखना शुरू होगा। तो थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या क्या परिवर्तन होगा। हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में फारसी भाषा सीखेंगे, उर्दू जानेंगे, उससे रोजगार के अवसर जुड़ जाएंगे, ठीक। पहनावा में भी बदलाव आएगा, खान पान में भी बदलाव आएगा, थोड़ा आवासीय संरचना में भी। तो ऐसे क्या होता है, संस्कृति मिक्स करते लगती है, हम उन विशेषताओं के साथ धीरे धीरे जीने लगते हैं। अंग्रेजों ने बहुत सारी आदत डाल यहां पे हिंदुस्तान में छोड़ के गए अपनी आदत। अब हमें वो आदत पड़ गई तो हम उसके साथ तो जी ही रहे ना हम तो, मतलब, ठीक है। तो जो उपयोगी चीजें होती है ना, समाज उसको स्वीकार कर लेता है, बनाए रखता है। उपयोगी नहीं होती तो समाज उसको छोड़ देता है, ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। यदि उसकी उपयोगिता है, उसका महत्व, तो समाज उसको बनाए रखता है ना। तो सोसाइटी में क्या चेंजेस आपको दिखेगा, समाज कैसा है। जैन धर्म के बारे में तो कुछ खास बात नहीं करना है हमें, हिंदू समाज वैसा ही जैसा हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। थोड़े बहुत बदलाव जैसे क्या दिखेंगे, उत्तर भारत में शासक वर्ग के रूप में हिंदू अब दिखाई नहीं पड़ेंगे, बहुत कम दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। शासक चेंज हो गया ना, अब तो इस्लामिक शासक आ गया है। तो पहले राजपूत थे ना शासक वर्ग के रूप में, और सलाहकार के रूप में ब्राह्मण। तो शासक वर्ग के रूप में उत्तर भारत में बहुत कम दिखेंगे आपको राजपूत ब्राह्मण अब,
बट ग्रामीण भारत में दिखेंगे आपको उनका प्रभाव वैसे ही बना रहेगा। ठीक, तो एक बदलाव आपको ये दिखेगा। दूसरा, और बड़ी संख्या में लोग जो जाति प्रथा वगैरह में बंधे हुए हैं, ठीक है, जब एक बार शहरों की तरफ आएंगे, शहरों में बस जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जाति का बंधन वहां कमजोर, ग्रामीण भारत को छोड़कर जब आएंगे तो इमीडिएट इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा हिंदू समाज पे भी। ठीक है, अर्थव्यवस्था और समाज का एक खाका हमने खींच लिया। सल्तनत काल हमने कहा था बहुत ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा बहुत पढ़ लिया हमने, लगभग 2 घंटे खर्च कर ही दिए इसके ऊपर हम लोगों ने, कल और आज मिला करके। ठीक, तो राजनीति हम लोगों ने पढ़ लिया, अर्थव्यवस्था पे बात हो गई, समाज पे बात हो गई। अब बात किस पे करेंगे हम लोग? संस्कृति पे। संस्कृति का महत्व क्या है? प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में महत्व। संस्कृति का मतलब आपको मैं बता चुका हूं पहले। संस्कृति क्या होता है? जीवन जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ। ठीक, हम जीवन कैसे जी रहे हैं वो सब कुछ संस्कृति का पार्ट होता है। इतिहास में संस्कृति के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? संस्कृति के अंतर्गत ऑब्वियस एक स्थापत्य पढ़ते हैं, चित्रकला है, मूर्तिकला भी है, संगीत है। ठीक है, सल्तनत काल की अभी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, साहित्य है। और दिल्ली सल्तनत में ना मंदिरों का निर्माण उस तरह से नहीं हुआ है, जो मंदिर पहले थे वही थे। मूर्तियां बन रही हैं, बट मूर्ति कला केंद्र की अलग से चर्चा नहीं मिलेगी आपको। शासकों के द्वारा तो मंदिरों को, मूर्तियों को नुकसान ही पहुंचाया जा रहा है। शासकों के द्वारा मूर्ति को, मंदिर को तो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दक्षिण भारत में उतना इंपैक्ट नहीं, तो दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण जारी है। उत्तर भारत में जब दिल्ली सल्तनत है तो आपको याद होगा दक्षिण भारत में चोलों का शासन बना हुआ था 1279 तक, फिर पांड्यों का शासन आया, थोड़े समय के लिए तुगलक का शासन रहा, थोड़े समय के लिए 10-20 वर्षों के लिए, फिर विजयनगर आ गया। ठीक है ना, तो सुदूर दक्षिण में तो जारी रहेगा मंदिर निर्माण, राजस्थान में भी जारी रहेगा मंदिर निर्माण, राजस्थान में भी, लेकिन अब उतना बड़े पैमाने पर नहीं। टकराव का वातावरण है, तनाव का वातावरण है इस्लाम के साथ, तो वो आपको दिखेगा। इसलिए उत्तर भारत में मूर्ति कला या मंदिर की बहुत बात नहीं होनी है अभी इस समय। दिल्ली सल्तनत की जब बात होगी तो 1206 से 1526 के बीच में ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली सल्तनत वाले पूरे हिंदुस्तान पर शासन कर रहे हैं। राजस्थान के अलग शासक वर्ग हैं, विजयनगर का अलग शासन है। ठीक है, मतलब गैर इस्लामिक शासन भी है लेकिन कम है उस अवधि में। दिल्ली सल्तनत का मैक्सिमम जो प्रभाव आपको दिखेगा वो कहां दिखेगा आपको? उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में कम अवधि के लिए प्रभाव है दिल्ली सल्तनत का। बट दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद महाराष्ट्र, आंध्रा वाले इलाके में बहमनी सल्तनत आएगा, बहमनी राज्य, उसका प्रभाव रहेगा अगले 100-150 वर्षों तक। उसका इंपैक्ट दिखेगा आपको महाराष्ट्र में और आंध्रा में। ठीक, पर सुदूर दक्षिण में तब भी उतना प्रभाव नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, अब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों में सवाल होंगे। ऐसे संस्कृति करके यहाँ तो बात अलग है। स्थापत्य, धर्म और साहित्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, स्थापत्य, धर्म और साहित्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चित्रकला, संगीत में उतना दम नहीं है। चित्रकला, संगीत जो आपको हैंडआउट दिया गया है, ठीक है, जिसमें एक पे लिखा हुआ है भक्ति आंदोलन, है ना, पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पर देखेंगे आप, दाहिनी तरफ चित्रकला लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसका उतना महत्व नहीं है तो मैं थोड़ी जानकारी आपको इसके बारे में दे रहा हूं यहीं से पढ़ करके। मतलब इसमें कौन कौन सी बात आप ध्यान रखिएगा, 5-6 इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसको मैं एक बार पढ़ देता हूं साथ साथ। शुरू में ना जब दिल्ली सल्तनत का अध्ययन होता था तो यह माना जाता था कि चित्रकला तो था ही नहीं, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा भी वर्जित है और मानव, पशु इत्यादि का चित्र निर्माण भी वर्जित है। इस्लाम में वर्जित है ये भूत पूजा और चित्रों का निर्माण।
ऐसी मान्यता है कि भाई मानव के चित्र या जानवरों के, पशुओं के चित्र इंसान को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप उसमें जीवन का संचार नहीं कर सकते हैं तो वह आपको वैसे चित्र बनाने का अधिकार भी, यह काम केवल सर्वशक्तिमान अल्लाह कर सकते हैं। तो एक हर समाज की अपनी एक सोच होती है, तो वहां से वो वर्जित माना गया है। अकबर एक ऐसा शासक है, बोलेगा चित्र बनाओ, उससे पूछा गया ऐसा क्यों, तो अकबर बोलेगा चित्र बना के तो पता चलता है ना कि हम में और अल्लाह में क्या अंतर है, हम में और पैगंबर में क्या अंतर है। हमें यह एहसास होता है कि हम इसमें जीवन का संचार। तो अकबर उसकी व्याख्या अपने तरीके से, मूर्ति बनाओ, चित्र बनाओ, ठीक है, अकबर बोलेगा, बट वो उसकी व्याख्या अपने तरीके से करेगा। वो बोले ये हमें एहसास कराता है कि हम ईश्वर नहीं है। व्याख्या ही तो होता है, और क्या होता है, किसी चीजों को देखने का तरीका। तो चित्रकला के बारे में ना बहुत कम 3-4 जानकारी है। अब आपको याद होगा चित्रकला में हम लोगों ने 2 कैटेगरी बनाई थी, भित्ति चित्र और लघु चित्र। हमने कहा था कपड़ों पे या कागज पे या ग्रंथ चित्रण बहुत ज्यादा, इस कागज पे किताबें लिखी जाएंगे, खूब आपको दिखेगा कागज या ग्रंथ चित्रण, आगे आने वाले काल में भी दिखेगा। भित्ति चित्र दीवारों पे हो गया आपका चित्र, है ना। इससे संबंधित देखिए क्या एग्जाम्पल है। प्रारंभ में यह मान्यता थी कि नहीं था, लेकिन अब प्रचलित है। भित्ति चित्र के साक्ष्य, इसका पहला साक्ष्य मिलता है, किताब है तबकाते नासिरी, ये साहित्य में आगे बताऊंगा। इसमें उल्लेख है खलीफा के दूत के स्वागत के लिए जो पंडाल निर्मित किया गया था उसमें चित्र बने हुए थे। ये इल्तुतमिश के समय का है। खलीफा का दूत जब आया था मान्यता पत्र लेकर के, तो पंडाल जो बनाया गया था उस समय, उसमें बहुत सारे चित्र बने हुए थे। आपको याद होगा ना सोलंकी शैली के बारे में, गुजरात में लिखवाया था मैंने आपको, राजस्थान, गुजरात, आम जनजीवन सब चित्रों का प्रचलन तो था ही। पाल कला में बताया था चित्रों का प्रचलन तो था ही, ठीक। तो ऐसा नहीं ना कि आपने वर्जित कर रखा है, ऐसा थोड़ी कि समाज में पूरी तरह से वर्जित हो गया है। राज्य के स्तर पे नहीं दिखेगा आपको, लेकिन हाँ, आप जैसे आपको पंडाल लेना तो लोकल किसी से लेना पड़ेगा। अब उसमें चित्र बना ही हुआ तो आप क्या कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है कि पंडाल में चित्र बने हुए थे। फिरोज शाह तुगलक ने कई इस्लामिक प्रवृत्तियों पर रोक, गैर इस्लामिक प्रवृत्तियों पर रोक लगाया था, जिसमें दीवारों पर चित्रकला भी शामिल था। एक लेखक है अफीफ, वो कहते हैं कि भाई जितनी भी गैर इस्लामिक प्रवृत्तियां उसको बंद करो। वो उल्लेख करें चित्रकला को भी बैन कर दिया था, ठीक। इससे पता चलता है कि चित्रकला का किसी न किसी रूप में प्रचलन समाज में था। एक मौलाना दाऊद हैं, विद्वान भी हैं, सूफी संत भी हैं, इनकी रचना है चंदायन। ये अपनी रचना में बताते हैं कि लोग अपने घरों के दीवारों पर रामायण के दृश्यों को चित्रित, ये बहुत पुरानी परंपरा है, कोई नई परंपरा नहीं है। शहरों में आपको कम दिखेंगे, ग्रामीण भारत में तो चित्र बनते ही होंगे। तो इन सब से क्या पता चलता है कि भित्ति चित्र किसी न किसी रूप में प्रचलित, बोलिए, नाम है, दाऊद नाम ही होता है, ठीक है। दाऊद का नाम सुना है ना, ये नाम है, ठीक है, आपने अच्छा किया पूछ लिया एक बार। अगला क्या देख रहे हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल, ये भित्ति चित्र का एग्जाम्पल। अब इसमें याद करने वाली कौन सी बात है, तो कुछ भी नहीं है। अब तीनों नाम याद मत रखिएगा, है ना, दिमाग में नहीं, बस ये समझना है भित्ति चित्र का प्रचलन था, जबकि शासक नहीं चाहते थे। कॉन्सेप्ट बस एक आइडिया रख लिया, ठीक। इसके अलावा कुछ इसमें याद नहीं रखना आपको। ग्रंथ या पांडुलिपि चित्रण, ठीक है, सल्तनत काल में भी इसका प्रमाण मिलता है। 15वीं सदी के चंदायन के पांडुलिपि चित्रण का प्रमाण मिलता है, ठीक है। यानी उसमें किताबों पे चित्रण भी किया गया है, यानी ग्रंथ चित्रण भी है, लघु चित्र भी है, बट ये नाम मात्र के साक्ष्य, ठीक है। इसलिए हमने कहा इससे कोई सवाल पूछे नहीं जाएंगे, बट आपसे कभी पूछा जाए संस्कृति के क्षेत्र में कुछ बताइए आप, तो 2 लाइन चित्रकला के बारे में भी लिख सकते हैं आप राइटिंग के दौरान, ठीक। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बस इतना जानना है कि भित्ति चित्र, लघु चित्र का प्रचलन था, कुछ साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, दैट्स इट। संगीत, सल्तनत काल में संगीत का भी विकास हुआ, इसके बारे में भी रीडिंग कर दे रहा हूं एक मैं जरा।
जिन शासकों की संगीत में रुचि थी उनमें है रजिया, बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन एवं सिकंदर लोदी। मतलब दरबार में सब बैन था उसका, ठीक है। बलबन के पुत्र बुगरा खान, नाम सुना है, बंगाल का जो था। बापू ने बुलाया तुम आ जाओ सुल्तान बन जाओ, उसने बोला बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है। ये वही है। जब बंगाल में गया तो इसने गायकों एवं नर्तकों का पूरा एक दल ही बना लिया था। उसको बहुत मजा आता था गीत। देखो जिसको गीत संगीत में मजा आता है, आज भी देखिएगा बहुत सारे कलाकार हैं ना, पैशन है तभी तो इतना राइज करते हैं। तो बलबन बुगरा खां का भी खूब था उसमें इंटरेस्ट। ये ध्यान रख सकते हैं आप बुगरा खां का एग्जाम्पल, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितनी बातें हैं। एक दक्षिण भारत के संगीतकार गोपाल नायक को अपने दरबार में बुलाया था इसने। आपको याद है ना देवगिरी वगैरह में अभियान हुआ था तो दक्षिण भारत में कब्जा था, तो एक संगीतकार आया था और उसने संगीत का परफॉर्मेंस वगैरह इसके दरबार में। नाम याद रखिएगा, गोपाल नायक, ये नाम याद रखना है, ठीक है। अमीर खुसरो भी इनके दरबार में थे। अमीर खुसरो साहित्यकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, इतिहासकार भी हैं, भारतीय संस्कृति के प्रशंसक भी हैं, सूफी संत भी हैं, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी हैं। भारत में उनका जन्म हुआ था। आगे उनका और परिचय दिया हुआ है दूसरे हिस्से में। इनके बारे में देखोगे जैसे कुछ राग वगैरह के इन्होंने नवीन राग, ये नाम वगैरह याद मत करिएगा, बस इसमें आ गया है। कुछ जो गायन की एक शैली होती है ना, नए नए राग, ठीक है, नए रागों का जनक माना जाता है, बस ऐसे ही। ये सब नाम याद मत करिएगा, ईमान, जिल्फ, साजगिरी वगैरह, जस्ट लिव इट। कव्वाली गायन की एक विधा है, आपने सुना होगा, ठीक है, कभी या सुन लेंगे आप उसके बारे में। संगीत पे हम लोग बात करेंगे, उसमें इसका जिक्र आता है। कहा जाता है भारत में कव्वाल या कव्वाली की शुरुआत अमीर खुसरो ने ही। ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको याद रखना ही है, ठीक है। सितार एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, और तबला है ना। सितार एवं तबला दोनों वाद्य यंत्र को प्रारंभ करने का श्रेय अमीर खुसरो को, ठीक। सितार एवं तबला भारत में दोनों वाद्य यंत्र को प्रारंभ करने का श्रेय। तो कुछ नए राग के जनक हैं, वो कव्वाल की शुरुआत करते हैं, सितार और तबला की शुरुआत करते हैं भारत में, ठीक है। अलाउद्दीन ने एक फारस के संगीतकार थे तुर्मती खां, उनको भी बुलाया था। तो आप देखोगे अलाउद्दीन खिलजी के काल में इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है आपको संगीत के बारे में, ठीक है। गोपाल नायक है ना, बात कर ली हमने, अमीर खुसरो और तुर्मती खां। अमीर खुसरो के बारे में दो तीन बातें, राग, ठीक है, सितार और तबला और कव्वाल, ठीक है। इसका भारत में प्रारंभ करने वाला माना गया अमीर खुसरो को। उर्दू के प्रारंभिक कवियों में एक माना गया है अमीर खुसरो को, हिंदी में भी माना गया है, गुड, ठीक। अब आगे देखेंगे, लिखा हुआ गयासुद्दीन तुगलक विरोधी था, उसने प्रतिबंधित कर दिया था। बट कोई प्रतिबंधित वगैरह करने से क्या होता है, जहां चलता होगा वहां चलता ही होगा संगीत, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक ने भी संगीत को संरक्षण दिया। फिरोज शाह तुगलक के काल में गुजरात के गवर्नर थे अबू राजा। उनके निर्देश पर संगीत पे किताब लिखी गई फारसी में, घुनियात उल मुनिया। ये फारसी में संगीत पर किताब है, ठीक है, घुनियात उल मुनिया। जब गद्दी पे बैठा था तो 21 दिनों तक संगोष्ठी चली थी संगीत की, लिखा हुआ है इसमें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सिकंदर लोदी वाली इस किताब को ध्यान में रखिएगा, संगीत पर उसने किताब लिखी थी लज्जते सिकंदरी। तो दो किताब आया आपका यहाँ पे फारसी में, एक आया गुजरात में लिखा गया घुनियात उल मुनिया, और एक आया लज्जते सिकंदरी। कुल मिला के आप देखोगे 7-8 इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखने हैं संगीत पे। समझ में आ रही बात सभी को? तो चित्रकला और संगीत सल्तनत काल में आपको बस ये इंफॉर्मेशन याद रखना है, मुख्य परीक्षा के लिए कतई नहीं अलग से।
आपसे पूछा जाएगा सल्तनत काल का सांस्कृतिक योगदान, तब आप चित्रकला के बारे में 2 लाइन लिख सकते हो, संगीत के बारे में 4 लाइन लिख सकते हो। वरना प्रारंभिक परीक्षा में इसमें से कभी कोई प्रश्न आ गया तो ठीक, अब तक तो कभी नहीं आया है, ठीक है, आईएएस के एग्जाम में नहीं आया तो आप इतना जानते रहिएगा, ठीक है। मेन जिस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा, ये तो 2 हो गया। अब जो चर्चा होगी इंपॉर्टेंट है स्थापत्य, साहित्य और धर्म। इसमें बात लंबी चलेगी, आज भी होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी, मतलब चलेगी बात इसमें। प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर सभी को? अब हम लोग आते हैं स्थापत्य, सल्तनत कालीन स्थापत्य। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, स्थापत्य को ही वास्तुकला भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसके लिए आर्किटेक्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमने क्या बताया था आपको स्थापत्य वास्तुकला को लेकर के हमेशा, कि कोई भी इमारत, इसमें क्या होता है, कोई भी तरह की, जैसे कोई भवन है, ठीक है, कोई धार्मिक इमारत है, कोई किला या फोर्ट वगैरह है, इमारतों की बात होती है, इसमें प्लानिंग की बात होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन किए क्लास, उनको फिर से एक बार रिमाइंड करा दें हम। इसके अंदर इमारतों के बारे में अध्ययन किया जाता है। हमने बताया था 3 चीजें बड़ी महत्व रखती हैं, एक प्राप्ति स्थल और किस काल से संबंधित है। जैसे मान लो कुतुब मीनार है, ठीक है, तो दिल्ली में है, मेहरौली वाले क्षेत्र में। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश से संबंधित है वो। तो ये जरूरी होता है, इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखना। लाल किला है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में है, शाहजहां के समय उसका निर्माण हुआ। ताजमहल है शाहजहां के समय। तो प्राप्ति स्थल और किस काल। एक होता है विशेषता, आपको याद होगा, जैसे स्तूप ही था, आप ध्यान करिए आप, है ना, अर्धगोलाकार ढांचा है, हमने बताया, प्रवेश द्वार है, रेलिंग है, हर्मिका है, छत्र है, प्रदक्षिणा पथ है, याद है सभी को ना। स्तंभ है तो उसकी विशेषताएं क्या है, मंदिर है तो उसकी विशेषताएं क्या है, नागर शैली तो ऊंचाई पे मंदिर है, सीढ़ियां हैं, मंडप है, गर्भगृह है, शिखर है, अमलक है, कलश है, प्रदक्षिणा पथ है, प्रवेश द्वार पे अलंकरण है। आप देखो, हमसे ये अपेक्षा नहीं है कि हम एक आर्किटेक्ट की तरह या किसी हम धर्म विद्वान, धार्मिक विद्वान की तरह हम जाके बताएं यह स्थापत्य शास्त्रानुसार बना है कि नहीं बना है। जैसे नहीं, अयोध्या के उद्घाटन के समय विवाद बहुत चला था, ये शास्त्रों के अनुसार सही है या नहीं, स्थापत्य में, अधूरे स्थापत्य में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बहुत विवाद चला था, कंट्रोवर्सी चला था अयोध्या के मंदिर को लेकर के। अयोध्या का मंदिर भी मुख्यतः नागर शैली में बना हुआ है। अयोध्या का जो मंदिर बना है मुख्यतः वो नागर शैली में बना हुआ है। मैगजीन वगैरह में देखेंगे सारी विशेषताएं आपको मिलेंगी। तो मस्जिद है तो मस्जिद की क्या विशेषताएं होती है, कोई फोर्ट है, तो हमें बस एक नजर रखना होता है। जैसे मस्जिद है, ठीक, तो आप देखेंगे कोई भी मस्जिद में आप प्रायः देखेंगे, मतलब उसके 3 या चारों तरफ दीवार तो होंगे, एक प्रवेश द्वार होगा। मस्जिद में हमेशा खुला स्थान होता है, खुला जगह होता है। जल का कोई ना कोई स्रोत होगा, क्योंकि नमाज अदा करने के पहले हाथ और पैर को, ठीक है, मतलब जल से उसको स्वच्छ करने की प्रक्रिया वजू कहते हैं, ठीक है, नमाज अदा करने के पहले। आप देखेंगे कोई भी मस्जिद होगा उसमें कुछ अलग से कमरे बने हुए होंगे, जो वहां के रहने वाले हैं, जो उसके प्रमुख होते हैं, उलेमा वगैरह, इमाम वगैरह, वो रहते हैं, प्लस कुछ कोई व्यक्ति आके रुकना चाहे। प्रायः मस्जिद शिक्षा का केंद्र भी हो जाता है। भारत में मस्जिद में देखेंगे आप, पश्चिम की तरफ एक चापाकार मेहराब बना होता है। मस्जिद में जहां चापाकार मेहराब बना हुआ है या मदरसा में, इसका मतलब उसी दिशा में मक्का है। जब भी नमाज अदा करना होगा तो आपको उसी दिशा में नमाज, एक स्टेयर केस जैसा बना होता है, उसको मिंबार कहते हैं। जो मस्जिद के प्रमुख होते हैं वहां से वो उपदेश देते हैं। प्रायः मस्जिद में मीनार बना हुआ होगा। जस्ट ऐसे दोबारा रिपीट करूंगा मैं, एक बात मैं रख रहा हूं, कोई मस्जिद आप देखिए,
भाई मस्जिद की लंबाई चौड़ाई ठीक है, आप कोई छोटा मस्जिद हो सकता है, कोई बड़ा मस्जिद हो सकता है, कोई बहुत विशाल मस्जिद हो सकता है, बट मस्जिद में ये सारी विशेषताएं होंगी। मीनार का एक मकसद होता है कि भाई आप उस पे जाते हैं जो वहां मस्जिद के प्रमुख होते हैं और वहां से आवाज देते हैं कि नमाज का वक्त हो गया है, अजान का वक्त हो गया है। एक मकसद ये होता है प्राय मस्जिद में। प्लस माना जाता है जैसे मीनार की एक ऊंचाई लंबाई होती है, आप प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर से आपका संपर्क स्थापित या संवाद स्थापित, ठीक है, वहां तक आपका मैसेज पहुंचेगा, एक उसका सिंबॉलिक मैसेज माना जाता है। अब मस्जिद स्थापत है, आप दिल्ली का जामा मस्जिद हो या कोई कहीं का मोती मस्जिद हो, कहीं का शाही मस्जिद हो, कहीं का लाल दरवाजा मस्जिद हो, कोई भी नाम हो मस्जिद का, विशेषता आपको लिखनी होगी मस्जिद के बारे में, ठीक है। तो आप बताएंगे खुला स्पेस होता है, उसमें कुछ कमरे बने हुए होते हैं, पश्चिम की तरफ चापाकार मेहराब होता है, मींबार होता है, जल के लिए कोई स्थान होता है, ठीक है, मीनारें होती हैं, ऊपर सिर्फ पे प्रायः गुंबद बने होते हैं। कोई मस्जिद हो उसमें ये 5-7 बातें उसमें लागू हो जाएंगे। समझ में आ रही बात सभी को ना? तो हमेशा आपको एक जनरलिस्ट वाला, एक अंडरस्टैंडिंग वाला अप्रोच लेके रखना पड़ता है। मस्जिद बनाने वाले वो इस्लाम के नियमों के अनुसार बनाते होंगे, उनको पता होगा आर्किटेक्ट को। मंदिर बनाने वाले हिंदू स्थापत्य के नियमों के हिसाब से बनाएंगे, शास्त्रों के अनुसार, कहां पे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या शुभ होता है, अशुभ होता है। मकबरा है तो उसका कुछ फीचर होता है, मकबरा कैसा होगा, जहां दफनाया जाता है व्यक्ति को, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपको आदत में डालनी है। हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो घबराना नहीं है, इसको कैसे सिंप्लीफाइड करना है, तो उसका एक तरीका होता है कि हम विशेषताओं पे काम करें, ठीक। पहले भी हमने बताया था आपको प्राप्ति स्थल किस काल का है, थोड़ा बहुत फैक्चुअली ऑब्जेक्टिव में काम आता है। विशेषताएं ऑब्जेक्टिव में भी काम आ सकती हैं, सब्जेक्टिव में तो काम आता ही आता, यही है। और फिर आप महत्व, किसी भी स्थापत्य का क्या महत्व होता है, धार्मिक महत्व, सामाजिक महत्व, राजनीतिक महत्व, ये फॉर्मूला हमने एक बार आपको समझाया था, 2 बार एंशिएंट हिस्ट्री में। वही फॉर्मूला फिर एक बार आपको अभी मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं। क्लियर सभी को? ठीक है। अब हम जब पढ़ते हैं सल्तनत काल में ना, तो सल्तनत कालीन स्थापत्य, इस्लामिक स्थापत्य तो है, इसमें देखेंगे हम, इस्लामिक राज्य है तो इस्लामिक स्थापत्य होगा। उसमें भारतीय स्थापत्य की विशेषताओं को भी समाहित, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इस्लामिक आर्किटेक्चर क्या है, फिर इंडियन आर्किटेक्चर, और दोनों के कौन से फीचर आपको मिक्स दिखेंगे। तो सल्तनत काल के स्थापत्य को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी कहा जाता है किताबों, ठीक। जब सल्तनत काल का पतन होगा ना, जैसे आपने देखा बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, इन सभी जगहों पे इस्लामिक स्थापत्य, क्षेत्रीय स्थापत्य की शैली का विकास होगा। और जब मुगल काल आएगा तब इस स्थापत्य को मुगल शासक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ठीक। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एक वर्ड यूज किया जाता है, मैं भी लिखवाने जा रहा हूं आपको। इस्लामिक के क्या फीचर है थोड़ा सा वो बता दूं आपको, इंडियन के क्या फीचर है, क्या क्या मर्ज करेगा, तो आपको पता रहेगा इंडो इस्लामिक क्यों कहते हैं इसको, ठीक। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा, फिर हम आएंगे दिल्ली सल्तनत, ठीक है। फैक्चुअल बातें आपको लिख के दे रखी हैं, 10 मिनट में मैं समझा दूंगा उसको कैसे पढ़ना है। कॉन्सेप्चुअल बातें फिर एक बार मैं सब्जेक्टिव के तौर पे आपको लिखा दूंगा समझाते हुए, ठीक। हैंडआउट्स देने का मतलब है थोड़ा काम आपका बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? जैसे मैं कहूंगा देखो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, अब यहां पे क्या था, जैसे मैं लिखवा रहा था, वो ठीक था, लिखवाता रहता हूं मैं जानबूझ करके भी, बट अब आप कुछ तरीका पता रहता है कि कैसे पढ़ रहे हैं, मेरा तरीका क्या है बताने का, तो आप, मैं ही पढ़ के समझा दूंगा, देखो इसको ऐसे पढ़ना है, ये ध्यान रखना है, बस आपका काम है फैक्चुअली याद रखना। आइए पहले आप लिख लें इस्लामिक स्थापत्य, इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है। इस्लामिक स्थापत्य में सबसे पहले हम इमारतों की बात करें
ठीक है, तो आप देखोगे जैसे कोई महल है या किला है, ठीक है, फोर्ट मान लो बनाया जा रहा है, मस्जिद है, मकबरा है, मदरसा है, ठीक है। मस्जिद हो गया पूजा स्थल, मकबरा हो गया जहां दफनाया जाता है किसी खास खास व्यक्ति को, वैसे तो कब्रिस्तान में भाई दफना दिया जाता है ना, ठीक है, लेकिन मकबरा में किसी खास व्यक्ति को, खास कौन होंगे, जो पैसे वाले लोग होंगे, उनके लिए अलग से दफनाने की जगह। अब ताजमहल क्या, मकबरा ही तो है, लोग जो घूमने जाते हैं ताजमहल मकबरा ही तो है, जहां पति पत्नी दोनों को दफनाया गया है। पति ने पहले पत्नी को दफनाया, बाद में बेटा ने पति को भी बगल में, औरंगजेब ने शाहजहां को भी वहीं दफना दिया, तू भी यहीं रह। भाई पत्नी से इतनी मोहब्बत थी आपको, तो भाई आप भी यहीं विश्राम करिए। और जो भी इमारतें बनेंगी उसमें आप खास बात क्या देखोगे, आप मीनार आपको दिखेंगे, ठीक। जो आप देखेंगे जैसे ताजमहल में देखिए या किसी देखेंगे आप, कुतुब मीनार तो सब देख ही रहे हैं आप, है ना, इमारतों के साथ मीनार बने हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। सौंदर्य के लिए भी प्लस एक इस्लामिक प्रभाव का प्रतीक भी माना जाता है मीनार को, कहीं पर भी इस्लाम का प्रभाव है, उसका एक सिंबल भी माना गया है। प्रार्थना का भी इसके पीछे एक संदेश होता है, तो मीनार आपको दिखेगा ही दिखेगा बना हुआ। टाइप्स थोड़े अंतर हो सकते हैं उसके, ठीक है। आपको क्या दिखेगा, गुंबद कहां दिखेगा आपको, छत वाले स्पेस पे, गुंबद यानी एक तरह से छत हो गया, ऑलमोस्ट इस शेप में आपको गुंबद दिखेगा, ठीक है। वैसे जो बेस्ट गुंबद माना जाता है वो प्याज के आकार का माना जाता है, प्याज के शेप का, टफ होता है बनाना वो बहुत। भारत में भी कई इमारतों में है प्याज के आकार के गुंबद, ठीक। इसकी परंपरा वैसे यूरोप में भी रही है, ईसाई धर्म में भी रही है, और जो अरब इलाका है और इस्लाम ईसाई धर्म का इलाका तो आपस में जुड़ा ही हुआ है, धर्मयुद्ध भी बहुत होते रहे हैं, ठीक। तो वहां से परंपरा माना जाता है इस्लाम में आया है। ये जो ढांचा है ये माना जाता है एक तरह से अनंत का प्रतीक माना जाता है इस्लाम में भी, इन्फिनिटी का प्रतीक, और ऊंचा वाला हिस्सा माना जाता है जैसे वो स्वर्ग का प्रतीक है, उसके पीछे कुछ फिलॉसफी होगी, अनंत का प्रतीक, ठीक है, स्वर्ग का प्रतीक, है ना, ठीक है। इस तरह से मतलब स्वर्ग की कल्पना तो वैसे हिंदू धर्म की है ना, जन्नत और दोजक वहां वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। बट आप उसको अपनी भाषा में समझिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कहीं समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जो मोटी मोटी बातें हैं वो हम एक बार आपके सामने रहे, जैसे मीनार के बारे में क्यों, ठीक। तो हर इमारत में महल होगा, उसमें मीनार भी दिखेंगे आपको, गुंबद भी दिखेगा बहुत सारे, मस्जिद होगा उसमें मीनार गुंबद दिखेंगे, मकबरा होगा उसमें मीनार गुंबद, पूरी संभावना है कि आपको कुछ ना कुछ दिखेंगे इसमें से, ठीक है, मीनार और गुंबद। वैसे ही मेहराब, आर्क, गुंबद, डोम, मेहराब। आप देखोगे मेहराब आपको कहीं पे प्रवेश द्वार पे, ठीक है, किसी भी इमारत के प्रवेश द्वार पे आपको मेहराब, मेहराब हो गया एक तरह से आप समझ लीजिए जैसे जो प्रवेश द्वार ये आर्क शेप में जो बना हुआ होता है, ठीक, ये जो आर्क शेप में बना हुआ है इसको हम मेहराब कहते हैं, ठीक है। और आप देखोगे जैसे जितने भी हमारे इंडियन आर्किटेक्चर थे उसमें पिलर बनाया जाता था छत के वजन को लेने के लिए, आप देखोगे तो यहां जो बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी ना उसके वजन, ठीक है, उसके वजन को संभालने के लिए मेहराब का निर्माण किया जाएगा। कोई भी इमारत में नोटिस करोगे आप, स्तंभ से ज्यादा आपको मेहराब मिलेंगे, ठीक।
प्रवेश द्वार पे आप देखोगे, है ना, ऐसे ही आप जो इमारत का वजन होता है, ठीक है, उस वजन को कैरी करने के लिए आप देखोगे आप, तो ये एक कॉमन बात है। इस्लामिक आर्किटेक्चर का मतलब मस्जिद, मकबरा, मदरसा, महल या किला, उसमें आपको मीनार, गुंबद और मेहराब दिखेंगे, या इनमें से कुछ ना कुछ तो आपको दिखेगा। क्लियर ना सभी को? एक पॉइंट जो आपको कॉमन सेंस में ध्यान, ये ऐसा पॉइंट है ना कि किसी भी काल का स्थापत्य लिख रहे हैं ना, आपको कुछ भी नहीं पता तब भी आप उत्तर पूरा कर सकते हैं। देखिए, हम लोग जब पढ़ाना शुरू करते हैं ना, तो एक ध्यान में रहता है कि कोई भी स्थिति में हम उत्तर लिखने की स्थिति में रहें। उसमें केवल अंडरस्टैंडिंग हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन आज तो बहुत याद रहेगा, कल कितना याद रहेगा वो सब आपकी श्रद्धा भक्ति पे है, आप कितना मेहनत करते हैं अपने अपने लिए आप, ठीक है। हम आपको लग रहा होगा सर इस तरह की बात कहते हैं, जब आप एग्जाम के करीब आएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि मैं यही बात क्यों कहता था आपको मैं, ठीक है। बट एक अच्छी बात है कि आपके बैच के स्टार्ट में ही आप इतिहास जैसे विषय को मजबूती से आपने लगभग हैंडल कर ही लिया। एक तरह से अब हाफ सफर पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। और ये सब एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों प्रीलिम्स में भी काम आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ खास है नहीं, वो तो अलग तरीके का उसका नेचर है। बहुत अच्छी खासी चुनौती है इतिहास को समझना, हैंडल करना एग्जाम में। सिलेबस बहुत ज्यादा दे दिया गया है ना, पहले नहीं था इतना सिलेबस। चलिए, एक बात हो गया इमारतों के बारे में। दूसरा क्या है इसमें देखेंगे आप, दूसरा ये आपका है अलंकरण। दूसरा क्या आपका इसका अलंकरण। अलंकरण में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सुलेखन। कुरान की आयतों का लेखन या उत्कीर्ण। कुरान की आयतों को दीवारों पर लिखना या उत्कीर्ण करना, कुरान में जो बातें कही गई हैं, ठीक है। कैलीग्राफी, है ना, बहुत फेमस है इस्लामिक वर्ल्ड में कैलीग्राफी। बड़ा सम्मान भी है, आय का जरिया भी है लोगों का ये, ठीक है ना। कोई भी, जैसे ताजमहल ही आप देखेंगे आप, तो आप प्रवेश द्वार पे देखेंगे कुरान की आयतें बहुत सारी ऊपर में लिखी हुई हैं। क्योंकि ताजमहल तो बड़ा खूबसूरत बनाया गया ना, कई तरीके से उसकी खूबसूरती। आयतों को भी बहुत प्लान करके लिखा गया है। जो सबसे ऊंचा लिखा हुआ बहुत बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है ताकि आप पढ़ सकें। उससे नीचे तो अक्षरों का आकार कम, उससे नीचे जैसे जैसे नीचे आएंगे उसका आकार कम होता चला जाएगा। सब आपको एक जैसा दिखेगा आपको। जब कैसे एक जैसा दे, कोई 5 फीट ऊपर लिखा हुआ, कोई 5 फीट नीचे लिखा हुआ, तब आपको फिर भी पढ़ने में एक जैसा लगेगा आपको। तो कला की उस पराकाष्ठा पे था वो ताजमहल, ठीक है। और एक अरबेस्क, अरबेस्क इसमें क्या होता है, इमारतों में सजावट में क्या देखेंगे आप, ज्यामितीय आकार बनाए जाएंगे या लतादार पत्तियां, लतादार पत्तियों से भी अलंकरण किया जाएगा, ठीक है। और भी टाइल्स वगैरह का भी यूज होता है। तो कभी कभी अरबेस्क का पार्ट ही, कभी कभी अरबेस्क में ये भी है, ये भी है, और सुलेखन को भी माना जाता है। कई जगह लिखा रहता है कि सुलेखन, लेकिन अलग से उसका एक महत्व है। तो जैसे आपने देखा होगा मंदिरों पे देखेंगे पूर्व मध्यकाल में मूर्तियां भरी पड़ी रहती थी, याद है ना सभी को। चाहे वो तंजौर की बात करें, गंगईकोंडचोलपुरम की बात करें, या फिर खजुराहो की बात करें, या उड़ीसा की बात करें, दीवारों पे मूर्तियां, प्रवेश द्वार पे सब जगह मूर्तियां। चित्र भी बने हुए हैं, मूर्तियां भी हैं, चित्र भी हैं। और मंदिरों के प्रवेश द्वार पे हमने क्या बोला था, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह है, कलश का चिन्ह है,
ये सारे चिन्ह खूब चित्र बने होते थे प्रवेश द्वार पे, या आकृतियां बने, तो वो सब अलंकरण था धार्मिक स्थापत्य का, हिंदू स्थापत्य का, है ना, अलंकरण। ठीक, निर्माण सामग्री पत्थरों से बनेंगे, ईंटों से भी बनेंगे, पत्थर से भी निर्माण होगा, ईंटों से भी निर्माण होगा, और चूना गारा का उपयोग किया जाएगा पत्थरों को जोड़ने के लिए, बॉन्ड करने के लिए। चूना गारा का उपयोग किया जाएगा पत्थरों को जोड़ने के लिए, ईंटों को जोड़ने के लिए। ठीक है, ये भारत में दीवारों को बनाने के लिए चूना गारा का उपयोग तुर्कों के आने के बाद प्रारंभ हो गया। ये उससे पहले प्रचलित था, बट इस तरह से नहीं। बड़े पैमाने पर इसका प्रचलन किसने किया भारत में? तुर्कों ने प्रचलन किया इसका। थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा है आपको कि स्थापत्य में भी कुछ नई विशेषताएं भारत में प्रचलित लिखवाया था। हमने कहा आगे तो भी आप पढ़ते जाएंगे तो समझते जाएंगे आप, तो वो सारा हिस्सा आपको यहां पे दिखाई पड़ जाएगा कि क्या क्या चीजें भारत में प्रचलित हुई। सोसाइटी में एक पॉइंट लिखाया था ना मैंने अभी आपको कि स्थापत्य की भी नई नई विशेषताएं भारत में प्रारंभ, इस्लामिक स्थापत्य की, बस लिखवा के वहां छोड़ दिया। वो क्या क्या प्रारंभ हुआ भारत में, देखो ये सब प्रारंभ हुआ भारत। ये क्या हो गया आपका? इस्लामिक विशेषताएं। ठीक है, ये क्या हुआ आपका? इस्लामिक विशेषता। भारतीय कहने का मतलब यहां पूर्व मध्य काल में आ जाइए आप। पूर्व मध्य काल के बाद सल्तनत काल प्रारंभ हुआ है। तो भारत में किस प्रकार के स्थापत्य थे? मुख्यतः मंदिर स्थापत्य थे। ठीक, मंदिर स्थापत्य मुख्यतः, है ना। और आप देखोगे मंदिरों के निर्माण में स्तंभ का उपयोग बहुत ज्यादा, और सपोर्ट देने के लिए बीम का उपयोग किया गया है। स्तंभ और बीम का उपयोग मंदिरों के निर्माण में किया गया है। ठीक है, तो अब भारत में जब इस्लामिक स्थापत्य बनेगा तो ज्यादातर तो कारीगर यहीं के होंगे ना। ठीक है, कारीगर धीरे धीरे बाहर से भी आएंगे, बट कारीगर यहां के होंगे। तो ये वाली विशेषताएं तो रहेंगी, उसमें भारतीय विशेषताएं भी बहुत सारी आपको उसमें जो पहले से प्रचलित हैं। जैसे बहुत सारी इमारतों में स्तंभ दिखेंगे आपको, इस्लामिक इमारत में भी। ठीक, तो इंडो इस्लामिक करके इसलिए वर्ड यूज किया जाता है। अलंकरण में देखेंगे आपको याद होगा, अलंकरण में जैसे मूर्तियां हैं, है ना, चित्र है, कलश है, स्वास्तिक का चिन्ह है। भारत में मंदिरों के अलंकरण में क्या देखा था हमने? मूर्तियां हैं, चित्र हैं, कलश है, स्वास्तिक का चित्र है। ठीक है, ये सब बनते थे। इस्लामिक स्थापत्य में आपको खास करके दिखेगा कलश और स्वास्तिक तो खूब दिखेंगे आपको। यहां कमल भी है, कमल भी खूब दिखेगा आपको। स्तंभ आपको अच्छे खासे दिखेंगे। अब जो मैं व्हाइट से घेर रहा हूं ना, ये सब इस्लामिक स्थापत्य में ये सारी विशेषताएं आपको धीरे धीरे कई सारी जगह पे, इसीलिए वर्ड यूज किया जाता है इंडो इस्लामिक। ठीक, क्यों कहते हैं? तो दोनों विशेषताओं से युक्त है। निर्माण सामग्री की बात करेंगे हम लोग, तो उस समय देखो पूर्व मध्यकाल में तो मैक्सिमम पत्थरों से बन रहा है। ईंटों का भी ज्ञान तो हमें ठीक ठाक है ही, बट मेनली हम पत्थरों से बना रहे हैं। इस्लामिक स्थापत्य में जो पत्थरों का उपयोग किया गया है, कहा जाता है भारतीय प्रभाव है। यहां पत्थर उपलब्ध भी थे और पहले से उस तरह के कारीगर भी मौजूद है जो पत्थरों के निर्माण कार्य में काफी कुशल हैं। वरना
इस्लाम जहां से है वहां पे ईंटों के स्थापत्य ज्यादा बने हुए हैं, पत्थरों के कम। भारत में पत्थरों के स्थापत्य ज्यादा दिखेंगे, क्यों? संसाधन भी मौजूद हैं, कारीगर भी मौजूद हैं, पहले से परंपरा भी थी। माना जाता है ये भी कहीं ना कहीं भारतीय प्रभाव है। समझ में आ रही है बात? जब हम कहते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इस्लामिक स्थापत्य क्या है, तो आप बता दीजिए क्या है। ठीक, इंडो इस्लामिक स्थापत्य क्या है? तो इस्लामिक स्थापत्य की विशेषताएं तथा भारतीय स्थापत्य की विशेषताएं का जो मिश्रण है उसे हम इंडो इस्लामिक। क्लियर सभी को? ये लिख सकते हैं, लिखने की अलग से जरूरत तो पड़ेगी नहीं क्योंकि बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक, एक बात जो जानना जरूरी था, किसी भी काल के बारे में अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता बताइए, आपको नहीं पता है, एक भी उदाहरण नहीं पता है, आप केवल कॉन्सेप्ट लिख देंगे, इंडो इस्लामिक था, ये था, ये था। ठीक है, सब कुछ था उसके समय। ठीक, इवन किसी एक स्थापत्य, ताजमहल के बारे में आपको लिखना है, मकबरा है ताजमहल। ताजमहल में हम देखते हैं मीनार है, गुंबद है, मेहराब है, ठीक, सुलेखन है, अरबेस्क है, संगमरमर का यूज किया गया, सबको पता है। ठीक है, कुछ भी नहीं पता हमने किसने बनाया नब्बे, तब भी 6-7 पॉइंट हमने ताजमहल में इसमें से लेकर के हमने यूज। समझ में आ रही है बात? जामा मस्जिद भी आपको लिखना है, मस्जिद है, ठीक है, मीनार है, गुंबद है, मेहराब है, जबकि मस्जिद का कॉन्सेप्ट एक बताया मैंने आपको। अलंकरण में सुलेखन भी है, अरबेस्क भी है। बात समझ में आ रही सभी को ना? जैसे कोई भी मंदिर हो नागर शैली का, आप 10 लाइन तो लिख ही सकते हैं ना, उस मंदिर के बारे में आपको बहुत पता हो या नहीं पता हो। खजुराहो आप भूल भी गए, नागर शैली की विशेषता गुप्त शैली की लिख दीजिए आप, उसमें गलत थोड़ी है। उसमें क्षेत्रीय विशेषताएं जुड़ गई ना, नहीं नहीं, उरुस रिंग जुड़ गया उसमें, अंतराल जुड़ गया उसमें, कामुक मूर्तियां बहुत सारी बनाई गई हैं। नहीं याद है तो नहीं याद है, याद तो रहेगा, बट कॉमन चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं राइटिंग के दौरान। ठीक है, कॉमन कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल होता है राइटिंग के दौरान। ठीक है, आप क्या करिएगा, इंडो इस्लामिक, इस्लामिक और इंडो इस्लामिक ऐसे कर लीजिएगा। आप इसको बता दिया मैंने आपको। और जब हम कहते हैं इस्लामिक स्थापत्य, इंडो इस्लामिक स्थापत्य, ये चर्चा कहां होती है? मध्यकाल में बात की जाती है भारत में, जब ये वर्ड यूज किया जाए। मध्यकाल में इंडो इस्लामिक स्थापत्य, तो दिल्ली सल्तनत, क्षेत्रीय राज्य, पढ़ने वाले हम लोग अभी, फिर मुगल काल, और अन्य भी कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, हैदराबाद का निजाम है, कुछ कुछ और भी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 बहुत हैं। ठीक, आपसे कहा जाए मध्यकाल में इंडो इस्लामिक स्थापत्य, तो सबसे पहले इंडो इस्लामिक की तस्वीर एकदम दिमाग में बन गई। अब कहा जा रहा है मध्यकाल में, तो सल्तनत काल में क्या हुआ, क्षेत्रीय राज्यों में क्या हुआ, और मुगल काल में क्या हुआ निर्माण। ठीक, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी इमारतें बनी या बनाई गई। ठीक, दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य, अब सबसे पहले हमको देखना है कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारत है, और किस काल का है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, और देखो राजनीतिक इतिहास ना यहां हेल्प करता है। ठीक है,
अब ऐबक के समय हम लोग बात करें तो इसके समय कुव्वत उल इस्लाम ये मस्जिद है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा नाम है, ये भी मस्जिद है। और कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार। अब ये दिल्ली में, ये अजमेर में, और ये दिल्ली में। पहली वाली मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में। दूसरी वाली मस्जिद कहाँ पे है? अजमेर में। और तीसरी वाली जो मीनार है वो है दिल्ली में, ठीक है। इससे संबंधित भी कुछ कुछ बातें होती हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव में ध्यान, तो पहली बार में तो हमें बस ये ध्यान रखना होता है किसके समय बना और कहां है। इससे संबंधित कौन सी बातें ध्यान रखनी है मैं भी हैंडआउट से बता दूंगा आपको, ठीक है। पहले राउंड में तो हमें यह ध्यान रखना है कि हाँ ये है बना, क्या कहते हैं, कदम वहां पे फंसा देना, पहले हम जान रहे हैं इसके बारे में, ठीक। ऐसे ही आप देखोगे इल्तुतमिश के समय बहुत सारी इमारतें बनी हैं। इल्तुतमिश के समय दिल्ली में बहुत सारी इमारतें बनी हैं, राजस्थान के नागौर में इमारतें बनी हैं, और बदायूं में भी इमारतें बनी। इल्तुतमिश के समय दिल्ली में मदरसा बना है, नसीरिया मदरसा था, मकबरा बना है, ठीक, मदरसा बना है, मकबरा बना है, मस्जिद भी बना है ना। ठीक है। नागौर में एक दरवाजा बना है। दरवाजा का भी कॉन्सेप्ट खूब दिखेगा आपको कहीं आते जाते इस्लाम में। जो शासक किसी क्षेत्र को जीतता था ना, तो विजय के प्रतीक के रूप में भी वहां कुछ ना कुछ इमारत का निर्माण, दरवाजा या मीनार, कुछ ना कुछ ऐसी याद में वहां बनाता था कि हाँ ये हमारे, हमने इस पे कभी शासन किया है, ठीक। नागौर में एक दरवाजा आपको दिखेगा, बदायूं में भी आपको ईदगाह दिखेगा, मस्जिद भी बनाया गया था उस समय, ईदगाह भी बनाया गया था, ठीक है। ईदगाह एक जगह है, प्लेस है जहां लोग इकट्ठे होते थे, ठीक है। मदरसा, मकबरा, मस्जिद, दरवाजा, ईदगाह। ऐबक के समय हो गया, इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश के समय दिल्ली, नागौर और बदायूं। तीसरा महत्वपूर्ण कौन है इस समय का? बलबन। बलबन के समय का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लाल महल, ये दिल्ली में है। लाल महल कहां पे है? दिल्ली में है। एक बार अब आप लोग क्या करेंगे, भक्ति आंदोलन वाले उसमें आ जाइए आप जरा, पेज नंबर 4 पे। ये हो गया आपका प्रेजेंस। इससे अब इससे संबंधित कुछ कुछ बातें हैं जो यहां लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला है मामलुक वंश, दिख रहा है सभी को? ये फैक्चुअल है केवल। ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के किलाए राय पिथौरा, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में लिखा हुआ प्रथम दिल्ली, मैं इसका कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं आपको अभी, है ना। बेसिकली वो वाला इलाका तोमरों के पास था, फिर चौहानों ने जीता और वहां पे फोर्ट का निर्माण कराया। अनंगपाल तोमर का नाम हमने लिखवाया होगा, तोमर की जब बात की होगी हमने, ठीक। चौहानों ने जीता, आपको याद होगा, और पृथ्वीराज तृतीय का भी इस पे शासन रहा, और वहीं पे फोर्ट का निर्माण, उस फोर्ट को कहा गया किलाए राय पिथौरा। एक शहर के रूप में जो दिल्ली का विकास हुआ है, सत्ता के केंद्र के रूप में, तो पूर्व मध्यकाल में प्रारंभ हुआ है दिल्ली का विकास।
मध्यकाल में दिल्ली में 7 अलग अलग जगहों पर राजधानियां बनी। मध्यकाल में दिल्ली में 7 अलग अलग स्थानों पे कैपिटल, 6 स्थानों पे, कहीं कहीं 7 स्थानों पे भी लिखा रहता है। तो सबसे पहला कैपिटल कौन सा हिस्सा बना था? तो किलाए राय पिथौरा वाला हिस्सा। अब याद होगा, गौरी ने तराइन के युद्ध में पराजित कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को, और दिल्ली में यहां पे कब्जा। तो किलाए राय पिथौरा, इसको प्रथम दिल्ली भी कहते हैं। ठीक, कुछ इमारतों का जिसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एवं कुतुब मीनार है। उसी फोर्ट परिसर में कुव्वतुल मस्जिद भी है और कुतुब मीनार भी वहीं पे है, उसी परिसर में है। ठीक, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तुर्कों के द्वारा, यानी जो शासन है, पहली मस्जिद है ये। अभी क्या होगा देखेंगे आप, थोड़ा थोड़ा साथ में कुछ अतिरिक्त जानकारी इसमें ऐड। सबसे पहला काम क्या करना है हमें? जो चीज जिसने बनाया उसके बारे में हमें जानकारी रखनी है। फिर उससे संबंधित कुछ जानकारी है जो हमें समय मिल जाए तो उसे भी दिमाग में, समय तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, कुतुब मीनार एक सूफी संत हैं बख्तियारुद्दीन काकी, कहा जाता है उनके सम्मान में निर्माण कार्य इसने प्रारंभ कराया था। यह भी कहा जाता है कि ये तुर्कों की परंपरा में भी थी कि जैसे हम जीत चुके हैं तो उसके प्रतीक के रूप में भी कुतुब मीनार का निर्माण, विजय के प्रतीक के रूप में, जैसे एक होता है ना मेमोरी या विक्ट्री स्तंभ, विक्ट्री पिलर के रूप में। तीसरी बात बताई जाती है कुतुब मीनार के बारे में, क्योंकि वो 5 मंजिला मीनार है, मकसद ये था कि इतना ऊंचा मीनार बनाओ शुरू दौर में। एक तो विजय के प्रतीक के रूप में भी, दूसरा उस पे ऊपर जाने के लिए रास्ता भी बना हुआ है ताकि शत्रु यदि कोई आ रहा हो तो हमें पता चल जाए कि किधर से शत्रु आ रहा है शुरुआती दौर में। तो वो भी एक मकसद माना जाता है कुतुब मीनार का। बट कहा जाता है नाम जो रखा गया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी संत हैं, चिश्ती संत हैं, उनके सम्मान में। तो निर्माण प्रारंभ किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, एक विग्रह राज जो शासक हमने बताया था जिनके बारे में, संस्कृत महाविद्यालय था, वहीं पे इसका निर्माण कहा जाता है 2.5 दिन में ही इसको संस्कृत कॉलेज को चेंज करके मस्जिद बना दिया गया था उसी में। इंडो इस्लामिक फीचर जो आपको मिलेंगे उसका शुरू में एक बहुत बड़ा कारण है कि पहले से स्थापित मंदिरों में, विद्यालयों में ही चेंज करके उसे इस्लामिक आर्किटेक्चर में चेंज। अब जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सतीश चंद्रा दोनों अपनी किताब में लिखते हैं, एएसआई भी कहती है कि 27 जैन मंदिरों के अवशेषों का उसमें उपयोग किया गया है उस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के निर्माण में। अब वहां देखेंगे तो बहुत सारी आपको भारतीय विशेषताएं आपको शुरुआती दौर में दिखाई। अब ना तो इतना पैसा है इनके पास, ना इतना समय है कि ये अलग से कोई ताजमहल जान पे बनी पड़ी हुई ना, कब कौन हमला कर देगा। बट ये लोग प्रतीक स्थापित भी करना चाह रहे हैं, पूजा स्थल भी चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये वो दौर चल रहा है। इसके बाद देखिए हमने इल्तुतमिश का परिचय दे रखा है। ये कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराता है ये। ठीक, कुतुब मीनार में 4 मंजिलें थी। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने से एक मंजिल नष्ट हो गई थी, चौथी मंजिल। एफएसटी ने इस मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया तो मीनार में एक नए मंजिल का भी निर्माण। कुतुब मीनार सबसे पॉपुलर आर्किटेक्चर है दिल्ली का भी और तुर्कों का भी। जैसे अभी हम एक फ्लो में पढ़ रहे हैं, ठीक, कुव्वतुल इस्लाम भी पढ़ा हमने 2.5, बट कुतुब मीनार मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे आर्किटेक्चर में। क्योंकि किसी से पूछोगे जो दिल्ली नहीं भी आया है तो वो कुतुब मीनार आपको एक बार, लाल किला एक बार। सामान्य अध्ययन में क्या होता है, जो लोगों के जुबान पे बहुत ज्यादा है, ठीक, तो हम सामान्य तैयारी तो कर लेते हैं, बट हमेशा देखिएगा जहां कॉमन समझ है वहां आपको विशेष नजर देनी है। यूपीएससी का ये पैटर्न रहा है एग्जाम में, आपको वहां विशेष नजर रखनी है। ठीक है, परिचय हो गया। दिल्ली में एक मदरसा मैंने लिखवाया था अभी, आपको देखिए आप, मदरसा बना तो नसीरिया मदरसा नाम था उसका। ठीक, फिर आप देखेंगे इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में ही है।
सुल्तान गढ़ी का मकबरा, ये उसके बेटे का मकबरा है, माना जाता है तुर्कों के द्वारा निर्मित यह पहला, सबसे पहला मकबरा इसने अपना सुल्तानगढ़ी दिल्ली में ही पड़ता है। ठीक, फिर आप देखेंगे जामी मस्जिद एक बनाया गया था बदायूं में, हमने कहा था आपको बदायूं में ईदगाह भी है और मस्जिद भी है। ठीक है, इस दौर में फिर एक दरवाजा बनाया इसने नागौर में, एक सीढ़ीदार कुआं बनाया इसने मेहरौली में। ठीक, ये सारी बातें हम क्या देख रहे हैं, इल्तुतमिश के समय न केवल राजनीतिक सुदृढ़ीकरण हुआ बल्कि स्थापत्य में भी आपको एक विविधता और अस्थायित्व, याद है ना राजनीति में इल्तुतमिश ने क्या क्या किया था, सारी बातें बताई थी आपको, सुदृढ़ीकरण का काल। ठीक है, तो दिल्ली सब में स्थापत्य में विविधता आपको दिखेगी, स्थापत्य में लगभग इस्लामिक विशेषताओं से युक्त। ठीक है, जितनी भी इमारतें होती है आपको इस काल में दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगे। ठीक, बलबन का लाल महल है और मकबरा है, दोनों ध्यान रख सकते हैं आप, दोनों दिल्ली में ही है। कैकोबाद का एक महल है हरियाणा के किलोखड़ी में, कहा जाता है वो भी संगीत का, नृत्य का एक बड़ा केंद्र था। किलोखड़ी हरियाणा में पड़ता, आज भी जगह है। तो आप देखेंगे उस दौर में कौन कौन सी इमारतें बनी, कहां बनी, मैक्सिमम तो दिल्ली और उसके आसपास ही बन रही हैं। ठीक, तो ये हो गया पहला फेज जो फैक्चुअल पार्ट है हमारा, लिखा हुआ नोट्स में देख रहे हैं आप। ऐसे ही आपका सेकंड फेज आ जाएगा खिलजी काल, और खिलजी काल में अलाउद्दीन खिलजी AKJ के द्वारा एक श्रीनगर, ठीक, जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, ठीक है, हौज खास, आपको याद होगा फिरोज शाह तुगलक ने इस हौज यानी तालाब का पुनः उद्धार करवाया था। दिल्ली का जो IIT है यहीं पे है, हौज खास के पास ही IIT है दिल्ली का। श्रीनगर, जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, हौज खास, और भी कुछ कुछ चीजें हैं। एक 1000 स्तंभों वाला महल भी है जिसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं, किताबों में उसका उल्लेख मिलता है, 1000 सितून वाला महल। ठीक है, एक प्रारंभिक परिचय हो गया आपका कि हाँ ये सब इमारतें अलाउद्दीन खिलजी के काल में बनी है। ठीक है, पहला काम तो आपको यही करना है कि याद रखना है, उसके बाद ही अगला पड़ाव सोचना है और क्या करें हम। ठीक, अब देखो अलाई दरवाजा लिखा हुआ है, खिलजी काल का यह बेस्ट आर्किटेक्चर है और पूरे सल्तनत काल का भी कला के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बेस्ट माना जाता है। कलात्मक इस्लामिक विशेषताओं से युक्त सबसे अच्छा आर्किटेक्चर माना जाता है अलाई दरवाजा। इसमें गुंबद जो तरीका रहा होगा, वैज्ञानिक पद्धति कहने का मतलब है जो तरीका रहा होगा निर्माण कार्य का, ठीक है, उस तरह का डोम बनाया गया है। ठीक है, अलाउद्दीन चाहता था कुतुब मीनार से ऊंचा कोई दरवाजा बनाए, उससे ऊंची इमारत बनाए, लेकिन उतना समय मिल नहीं पाया उसे। ठीक, यह जो अलाई दरवाजा है खूबसूरत आर्क के लिए, कैलीग्राफी के लिए, अरबेस्क के लिए, ये सारी विशेषताओं से युक्त है, मतलब बेस्ट माना जाता है उसको सल्तनत काल में। हौजे अलाई हमने बता ही दिया आपको, हौज खास या अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे कोई भी आएगा तो अलाई कहलाएगा वो। ठीक, श्रीनगर, अब देखो यहां लिखा हुआ दूसरी दिल्ली, जहां कुतुब मीनार है ना, मेहरौली के आसपास वाला इलाका, किलाए राय पिथौरा, कुतुब मीनार, ये सब हो गया पहली बार। जहां चौहानों ने कैपिटल बनाया वहां तुर्कों ने भी कैपिटल बनाया दिल्ली को। उससे थोड़ा सा और इधर की तरफ आएंगे, अभी हम लोग जहां क्लास ले रहे हैं अपनी तरफ, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी का थोड़ा ज्ञान है वहां का। ठीक है, तो वहां पे इसने एक श्रीनगर बनाया, नाम दिया उसका। वहां पे अभी एक श्री फोर्ट ऑडिटोरियम भी है, उस दौर की बहुत सारी इमारतें भी हैं, बहुत सारे कार्यक्रम वगैरह भी होते हैं वहां पे अभी भी। ठीक, अब क्या होता था, शासक जब कोई मजबूत होता था तो वो एग्जाम्पल होता था कि आपने क्या कोई शहर बसाया, कैपिटल नया बनाया, यानी 10-5 आपने इमारतें बनाई क्या अलग से,
ताकि आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद रखे कि हाँ, ये प्रतापी शासक था। जैसे आप जीवन के अगले पड़ाव में जाएंगे ना, आपको ये सब पढ़ना नहीं पड़ेगा। जब पद पे आ जाएंगे, पैसे वैसे की समझ बनेगी, आप खुद मन में आएगा हम ऐसा अब क्या करें जिससे आने वाली पीढ़ी हमें याद। ठीक, जीवन के अगले पड़ाव में जाएंगे, सारे भाव आपके अंदर आने भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी दिल्ली भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात। सेकंड कैपिटल कहा जाता है शेरशाह ने इसी को तोड़कर पुरानी दिल्ली के समीप एक नया शहर, मतलब इसी के पास शेरशाह ने एक नया शहर बसाया था। वो हम आगे पढ़ेंगे, इसकी जरूरत यहां नहीं है, उसको चाहे तो आप काट भी सकते हैं। जमात खाना मस्जिद है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है, उसी परिसर में जमात खाना मस्जिद बना हुआ है। ठीक है, एक 1000 स्तंभों वाला महल जिसके अब कुछ साक्ष्य अवशेष थोड़े बहुत मिलते हैं। ठीक है, ये सब हो गया आपका कुछ विशेषता। जैसे सल्जुक, ये एक डायनेस्टी है जो तुर्की में अनातोलिया में शासन करता रहा है और इस्लामिक स्थापत्य के लिए उसको याद किया जाता है। ठीक, तो कहा जाता है जो प्योर इस्लामिक विशेषताएं हैं उसको सल्जुक भी कहते हैं। उसका प्रभाव इस दौर में बढ़ा। ठीक, और जैसे मेहराब बना हुआ है उसमें कमल कली का झालर जैसी आकृति बनी हुई है। मेहराब की आकृति जो घोड़े की नाल की आकार दिखेगी आपको। जो मेहराब की आकृति होगी वो दूर से देखेंगे तो घोड़े के नाल जैसा आपको दिखेगा, शेप बनेगा। ठीक है, आलाई दरवाजा में है। तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं जो आपको अलग से नहीं याद रखना है, वो तो हम सब्जेक्टिव बारे में लिखा देंगे हम। अगला फेज देखें आप, तुगलक वंश में कौन कौन सी इमारतें बनी। इसको अब मैं केवल पढ़ देता हूं क्योंकि 2 बार लिख के थोड़ा समझा दिया आपको। देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद फोर्ट, तुगलकाबाद है दिल्ली में एक जगह है, वहां एयरफोर्स का स्टेशन वगैरह भी है, बेस भी है, उस फोर्ट परिसर में भी है एयरफोर्स का। ठीक, इसको तीसरी दिल्ली कहा गया है, थर्ड कैपिटल। ठीक, इसका एक महल भी था वहीं पे तुगलकाबाद शहर में ही, और इसका एक मकबरा भी था। ठीक, इसने फोर्ट बनवाया, वहीं पे पैलेस बनवाया, और वहीं पे इसका मकबरा भी है गयासुद्दीन तुगलक का। कहां पे? सब तुगलकाबाद एरिया में है। मोहम्मद बिन तुगलक में एक जहांपना नगर बनाया, इसके अवशेष बहुत कम है, चौथी दिल्ली, ये भी पास में ही है, उन्हीं सब इमारतों के पास में। सब इमारतें नष्ट हो गई हैं। ठीक है, और एक आदिलाबाद फोर्ट बनाया, हाँ ये भी दिल्ली में है, दिल्ली सल्तनत है ना, सब दिल्ली में है। और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा भी इसी के समय पहली बार बना। निजामुद्दीन औलिया इसके गुरु थे और उसने कहा था अपने सभी शिष्यों को, उन्होंने कहा था कि मुझे खुले में विश्राम करने देना, यानी किसी छत वत मकबरा मत बना देना। पर चूंकि ये विद्वान शासक था तो कहां मानता ये। गुरु ने निवेदन किया था कि कोई भी इमारत वगैरह मत बनवाना मेरी मृत्यु के बाद, बट इसने मकबरा बनवा दिया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक, आप देखेंगे दिल्ली में क्रिकेट स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला, है ना, रेलवे स्टेशन के पास ही, नई दिल्ली के पास एक अम्बेडकर स्टेडियम है और फिरोज शाह कोटला, 2 स्टेडियम बैक टू बैक लगा हुआ है वहां पे, है ना। चौथी दिल्ली, 5वीं दिल्ली, सॉरी, ये हो गई आपकी 5वीं दिल्ली। ठीक, एक इसका वजीर था खाने जहां मकबूल, तेलंगाना का रहने वाला था, इसलिए उसको तेलंगानी भी कहते थे, तेलंगानी भी कहते थे। उसका मकबरा, आमतौर पे अभी जो मकबरा बनता था 4 कोनों वाला बनता था। पहली बार किसी मकबरा में 8 कोन, जिसकी चर्चा किताबों में प्रायः मिल जाती है। ताजमहल वगैरह सब मकबरा इसके बाद अष्टकोणीय ही बनेंगे मैक्सिमम। ठीक, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है देखने में अष्टकोणीय मकबरा। बाकी आपको पता ही फिरोज शाह तुगलक के बारे में, इस दौर में बहुत सारे शहर बनाए गए, कुछ पुरानी इमारतों का पुनरुद्धार वगैरह कराया गया था। तो ये आपको पहली नजर में सब याद रखने हैं फर्स्ट साइट में। ढलवा दीवार, जैसे आप स्लोपिंग वॉल, इस तरह की दीवार बनाए गए हैं। तुगलकाबाद फोर्ट में है, तुगलकाबाद जो मकबरा है उसमें है,
ढलवाकार दीवार, इसको सलामी कहा गया है किताबों में, है ना। ठीक है, खलजी काल की तुलना में थोड़ा सरल है, अलंकरण कम है, और एफएसटी के समय ढलवा दीवारों का निर्माण बंद हो गया था। लोधी काल में देखोगे आप, सैयद काल की कुछ खास नहीं है, वहां पे मकबरा वगैरह ही है। आप देखोगे सिकंदर लोधी के समय बड़ा गुंबद, छोटा गुंबद, दादी का गुंबद, ये सब नाम दे दिया गया है बाद में, आज प्रचलित है ये नाम, उस समय कुछ और नाम रहा होगा। और इसका एक अधिकारी था मियां भुआ, उसने बनाया था दक्षिणी दिल्ली में एक मस्जिद मोट करके एक जगह है, एक साउथ एक्सटेंशन करके दिल्ली में एक जगह है, वहीं पे मस्जिद मोट है। दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों में एक है, वहां ये मस्जिद अभी भी है, सबसे महंगा पैसे वाला इलाका एक है ना। इसको बेस्ट आर्किटेक्चर माना जाता है लोधी काल में। लोधी काल में और क्या क्या बात है, अष्टकोणीय मकबरा नॉर्मली बनेगा, डबल गुंबद भी बनेगा, गुंबद के ऊपर गुंबद नहीं, बल्कि ऐसा बनाया जाएगा उसमें दो गुंबद है बट लगेगा आपको एक ही है, बाहर से एक प्रतीत होगा बट अंदर से वो दो बना हुआ होगा। और इस समय मकबरों का निर्माण जो है गार्डन में किया जाएगा, दिल्ली में बड़ा फेमस है लोधी गार्डन। सुबह सुबह जितने भी वीवीआईपी वगैरह होते हैं, नेहरू पार्क और लोधी गार्डन, दो ऐसी जगह है, तमाम मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी वहां पे टहलने के लिए अभी भी जाते हैं। ठीक है, कभी आप सुबह जाएंगे तो हो सकता कोई आप पहचान नहीं पाएंगे कई बार, ठीक है ना, बट लोग वहां पे सिविल ड्रेस में टहल रहे होते हैं, उनके आसपास सुरक्षा कर्मी भी होंगे। नॉर्मली अभी भी लोग टहलते हैं, चूंकि शाम में तो टहलते हैं एक दो लोग, तो मैं जानता हूं, ठीक है, तो वो भी टहलते ही होंगे, है ना। तो ये सब है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको किसके समय कौन कौन सी इमारतें बनी, घर पे जाकर के एक बार इसको ऐसे यहीं से याद मत करिएगा, बल्कि इसको हाथ से लिख करके अपनी कॉपी में ट्रांसफर कर लीजिएगा। जब भी नोट्स बनाइएगा आपको याद होगा हमने क्या कहा है, थोड़ा स्पेस छोड़ के चलिएगा आप। जैसे ये पूरा पेज है तो इतना हिस्सा छोड़ दिया आपने, एक तरफ लिख लिया। आगे जब प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, कभी कोई नई बात आ गई जो आपको नहीं पता था, आप वहीं पे उसको ऐड कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव की तैयारी चलती रहेगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में एक बेस बनाया जाता है, ठीक है। अब मान लो कुतुब मीनार पे ही किताब लिखी हुई है, अब किसी को शौक चढ़ के कुतुब मीनार के बारे में 100-200 जानकारी जाननी है, कितना फीट ऊंचा है भाई ये, तो 242 फीट। अब ताजमहल ज्यादा ऊंचा है या कुतुब मीनार, तो ताजमहल 243 फीट। आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है कि ताजमहल ज्यादा ऊंचाई है उसकी। ऐसे बहुत सारी बातें कभी कभी टकराते रहेंगे, आपको अनुसंधान नहीं करना आपको, ठीक है। रिपीट कर दे, हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने अर्थव्यवस्था कंप्लीट कर लिया था, सल्तनत कालीन समाज पे हमने बात की, क्लियर सभी को। उसके बाद इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर क्या होता है वो समझाया, मध्यकाल में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को कैसे पढ़ा जाता है वो समझाया, सल्तनत काल में कौन कौन सी इस तरह की इमारतें बनी हैं उसकी एक लिस्ट है यहाँ पे, पढ़ के हमने इसे बता दिया ताकि थोड़ा फैमिलियर है, इसको आपको याद रखना है। कल हम इसी पे बात करेंगे, हम लोग थोड़ा राइटिंग फॉर्म में कैसे इसको ले आएंगे, हम मेंस में सवाल किस तरह से आएगा और कैसे हमें लिखना पड़ सकता है। ठीक, कंप्लीट हो जाएगा 1-8 घंटे के अंदर में, ये राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा आप 1 घंटे में। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ जाएंगे भक्ति और सूफी आंदोलन पे पहले बात कर लेते हैं, फिर हम भक्ति आंदोलन पे बात करेंगे। ठीक, तो कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।